हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं आपके हिस्ट्री चैप्टर क्लास 10th राइज ऑफ नेशनलिज्म से। और इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स दे चुका हूं। जो आज का टॉपिक होगा हमारा रिवोल्यूशनरीज। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वियना कन्वेंशन के बारे में, और जो कंजर्वेटिव ऑर्डर था, कंजर्वेटिज्म जो एक ऑर्डर था 1815 के बाद, कैसे यूरोप में कंडीशन चेंज हुई, कैसे मोनार्किकल फोर्सेस फिर से सत्ता में आई। और ये हम बात करेंगे 1815 के बाद, 1815 के बाद किस तरीके से जो बदलाव आई वहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में जो चेंजेस आई, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कैसे जब वियना कांग्रेस सेटअप हुई, तो वियना कांग्रेस के सेटअप होने के बाद जब मोनार्किकल फोर्सेस दोबारा से सत्ता में आई, राइट, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो बोर्बन डायनेस्टी जिनको डिथ्रोन किया गया था, जिनको हटाया गया था ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स, उनको दोबारा से रीस्टोर कर दिया गया था। और आपको याद होगा कि किस तरह से जो नया कंजर्वेटिज्म ऑर्डर आया, यानी कि जो नई जो ऑर्डर उन्होंने सेटअप की थी, उस नए सेटअप में हमने देखा कि किस तरह से जो मोनार्किकल फोर्सेस थी वो और ज़्यादा ऑटोक्रेटिक हो गए। तो ऐसे में जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, दे वर अफ्रेड दैट दे कुड बी रिप्रेस्ड बाय दीज मोनार्किकल फोर्सेस, क्योंकि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उस समय उनके लिए जो लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई उनके लिए बेसिकली दे हैड टू protest against the monarchical forces, they had to stand against the monarchical forces, and they were fighting for liberty and freedom. Okay? और उनका एक मेजर डिमांड क्या था? नेशन स्टेट को क्रिएट करना, राइट, नेशन स्टेट के फेवर में। तो जैसे हम बात कर रहे हैं लिबरल नेशनलिस्ट की, तो जैसे ही कंजर्वेटिव फोर्सेस दोबारा सत्ता में आई, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है फिर से और ज़्यादा ऑटोक्रेटिक बनी, तो ऐसे में लिबरल नेशनलिस्ट का डर होना स्वाभाविक था, वो अंडरग्राउंड हो गए। और इस तरह से जो उनका ओपनली काम करने का तरीका था, वो सीक्रेटली काम करना उन्होंने चालू कर दिया। अपना जो उनके सीक्रेट सोसाइटीज़ वो बनाने लगे, जिन सीक्रेट सोसाइटीज़ के जरिए वे रिवोल्यूशनरीज को ट्रेन करते थे ताकि वो अपने आइडियाज़ को स्प्रेड कर पाए। और इस तरीके से जो उनका पर्पस था, लिबर्टी और फ्रीडम के लिए जो उनकी लड़ाई थी, नेशन स्टेट की क्रिएशन के लिए जो लड़ाई थी, उनमें वो सक्सेसफुल हो पाए। Here we talk about one such revolutionary. It is none other than the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini was born in Genova in 1807, and he himself was a member of a secret society. The secret society's name was Carbonari. Later, at the age of 24, when he was just 24-year-old only, he was sent into exile, right, for attempting a revolution in Liguria. उन्होंने एक विद्रोह चालू कर दिया था, एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण उनको जो है उनको कंट्री से ही बाहर कर दिया गया था। और उनका एक तरह से हम बोलते हैं कि जिसको हम साधारण शब्दों में बोलते हैं कि ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर हिज ओन कंट्री। ओके, ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल। एग्जाइल में उनको भेज दिया गया। फिर हम देखते हैं कि जो बाद में उन्होंने खुद 2 मोर सीक्रेट सोसाइटीज इटालियन रिवोल्यूशनरी ने बनाया। जो सीक्रेट सोसाइटीज के नाम है यंग इटली इन मार्सिलेज एंड यंग यूरोप इन बर्न। तो ये 2 सीक्रेट सोसाइटीज का मेन पर्पस क्या था? जो लाइक माइंडेड यंग पीपल थे, पोलैंड या जर्मनी या बाकी जो दूसरे कंट्रीज थे, फ्रांस, तो यहाँ से जो यंग माइंडेड यंग लोग थे उनको ट्रेन करना था और जो नेशन स्टेट की आइडियोलॉजी को फैलाना था। किस तरह से क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, क्योंकि उनका ये मानना था मजीनी का कि गॉड हैड इंटेंडेड, मतलब गॉड ने एक तरह से नेशन को एक नेचुरल यूनिट के तौर पे बनाया, राइट। यानी कि अगर नेशन है, नेशन स्टेट है, तभी लोग अपने एस्पिरेशंस, अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे, अपने जो भी उद्देश्य है, जो भी उनके पर्पस है, जो भी उनके एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस को वो पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए जो है मजीनी का साफ साफ तौर से ये मानना था कि जो इटली
जो था पहले, जैसे हम इटली के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि इटली का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था, जो सेंट्रल पार्ट है वो वहाँ के पोप रूल कर रहे थे, जो सदर्न पार्ट थे जो बोर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन रूल कर रहा था, और सिर्फ सार्डिनिया पिडमोंट एक ऐसा रीजन है जो छोटा सा इलाका है, उस रीजन में जो वहाँ के ओरिजिनल प्रिंसली हाउस थे वो रूल कर रहे थे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो इटली था वो डिवाइडेड था। इटली वॉज नॉट एज वी सी टुडे, राइट? इट वॉज अर्लियर डिवाइडेड इंटू सेवरल प्रिंसिपैलिटीज, किंगडम्स में बटा हुआ था, राइट? तो मजीनी का ये मानना था कि इटली हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक, राइट? Italy cannot continue to be, a patchwork of smaller states or kingdoms. तो इसको जो है एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक के तौर पे बनाना पड़ेगा, यानी कि नेशन स्टेट बनाना है विद इन ए वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस। मतलब उनका ये मानना है यूरोप में बाकी जो भी जगह है, बाकी जहाँ पे भी जो इस तरह से मल्टी डायनेस्टिक प्रिंसिपैलिटीज हैं या किंगडम्स हैं, उनको भी नेशन स्टेट में कन्वर्ट होना है, राइट? ताकि एक अलायंस बन पाए और इस तरीके से नेशन स्टेट का एक बड़ा सा अलायंस बने और वो अपने जो भी पर्पस है उनको पूरा कर पाए, ठीक है? और उन्हीं के मॉडल को फॉलो करते हैं, फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वाज सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। तो बाकी कंट्रीज में भी, बाकी नेशन जो बाद में नेशन स्टेट बने, तो इन कंट्रीज में भी जो है उन्हीं के मॉडल को फॉलो किया गया है और उनके आइडियाज़ को किस तरीके से जो यंग लोगों ने, जो कि मेंबर्स थे यंग इटली मर्सिलीज और यंग यूरोपियन बर्न, और कोशिश ये की गई कि इन कंट्रीज में भी सीक्रेट सोसाइटीज बनाया जाए। और एक तरह से जो जिसूफी मजीनी का एक लगातार जो विरोध था मोनार्किकल फोर्सेस के खिलाफ, यानी कि हिज रिलेंटलेस opposition to monarchical forces, monarchical regimes, that actually shook the conservative forces। यानी कि monarchical forces को ये डर लग गया, या जो भी monarchies को सपोर्ट करने वाले लोग थे उनको कहते हैं कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स को एक तरह से डर लगा कि इनके जो आइडियाज है वो बड़े तेजी से फैल रहे हैं और हो सकता है आने वाला समय नेशन स्टेट का हो और इस तरीके से उनका जो वर्चस्व है या उनका जो डोमिनेंस है वो कहीं खत्म ना हो जाए। इस तरह से कंजर्वेटिव फोर्सेस को इस बात की डर थी। ओके, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमने जैसे बात की थी, जो वियना कांग्रेस जिनको होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने, और ड्यूक मेटरनिक ने जो इटालियन रिवोल्यूशनरी ज्यूसेपी मजीनी के बढ़ते कद को देखते हुए या एक तरह से उनको एक थ्रेट के तौर पे देखा कि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एक सरदर्द बन गए हैं, राइट? जो ज्यूसेपी मजीनी हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गए हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पे वो पोज कर रहे थे अपने आप को। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ज्यूसेपी मजीनी को उन्होंने यहाँ तक कि कहा ही वॉज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी कि जो कंजर्वेटिव सोशल ऑर्डर है उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो ज्यूसेपी मजीनी। ओके, हालांकि इसके बाद एक दौर चालू हुआ यूरोप में 1830 से लेकर 1848 तक, जिसको एज ऑफ रिवॉल्यूशंस बोला गया। जगह जगह जो है रिवॉल्यूशंस होने लगे और जगह जगह जो है सत्ता परिवर्तन की एक लहर दौड़ पड़ी। और आप देखेंगे कि कैसे मोनार्कीज के खिलाफ या मोनार्किकल फोर्सेस के खिलाफ जो है रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज जो है इकट्ठे हुए और जगह जगह उन्होंने अपने जो है प्रोटेस्ट और तेज करना चालू कर दिए। तो ये पूरा टॉपिक इसमें था जिसमें हमने बात की कि किस तरह से आफ्टर 1815 जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अपने काम को सीक्रेटली करने लगे और उनका जो पर्पस था, उनके जो गोल थे, उनके गोल सिर्फ यही था कि किस तरह से लिबर्टी पाया जाए, किस तरह से फ्रीडम लाया जाए और किस तरह से नेशन स्टेट को क्रिएट किया जाए। तो नेशन स्टेट बनाना उनका एक प्राइम पर्पस भी था। और इन्हीं रिवोल्यूशनरीज के बीच में सबसे बड़ा नाम जो हम इटालियन रिवोल्यूशनरी ज्यूसेपी मजीनी का इसमें मेंशन करते हैं। ओके, उम्मीद है आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। इसको पूरा अगर कोई भी डाउट है प्लीज डू आस्क योर क्वेश्चंस ऑन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी हैप्पीली आंसरिंग योर क्वेश्चंस एंड in my next video I'll be talking about the next topic, and do tune in to watch that video also. And in the end, thank you so much for watching the video.
हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।